तो कुटज डब्ल्यूबी बोर्ड क्लास 11, इसके पहले हम लोग 2 वीडियोज़ इसके ऊपर कंप्लीट कर चुके हैं, ये तीसरा। कुटज अर्थात जो कुट से पैदा हुआ हो। नाम की विवेचना कर रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो बताते हैं कि कुटज क्या है? जो कुट से पैदा हो। कुट यानी कि मिट्टी का बना हुआ एक पात्र यानी कि घड़ा। उसी मिट्टी से बना हुआ घर, घर को भी कुट कुट क्या कहा जाता है। घड़े को भी कुट और मिट्टी के बने हुए घर को भी कुट। कुट अर्थात घड़े से उत्पन्न होने के कारण, अब इसी घड़े में से उत्पन्न होने के कारण महाप्रतापी अगस्त्य मुनि, पौराणिक कथाओं में बहुत ही प्रसिद्ध हैं अगस्त्य मुनि, वो भी घड़े में से पैदा हुए थे। घड़े का नाम है कुट, तो उसमें से पैदा होने की वजह से उनका नाम क्या है? कुटज। अब आपको क्या लगता है, घड़े से तो पैदा हुए नहीं होंगे, ये तो यूँ कहने वाली बात हो गई। कोई और बात होगी, ये जो कहा जाता है घड़े से पैदा हुए थे, उसके पीछे कोई और तर्क होगा। संस्कृत में कुटहारिका और कुटकारिका दासी को कहते हैं। जो घर में काम करने वाली दासी होती है, उसे कुटकारिका या कुटहारिका कहा जाता है। क्यों कहते हैं भई? कुटिया या कुटीर शब्द भी कदाचित इसी शब्द से संबंध है। अब अगर हम लोग देखें, तो कुटिया, थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कुटिया की। चूँकि कुट का मतलब घड़ा, कुट का मतलब घर। कुटिया या कुटीर, जानते हो आप लोग, छोटा-सा घर, झोपड़ी। ये शब्द भी शायद कुटज वर्ड से ही संबद्ध है, इसी से रिलेटेड है। क्या इस शब्द का अर्थ घर ही है? अगर हम लोग देखें, तो कुट का अर्थ या कुटज का अर्थ क्या घर ही है? घर में काम-काज करने वाली दासी कुटकारिका और कुटहारिका कही जा सकती है। देखो कैसे सारे वर्ड रिलेटेड हैं। कुट का मतलब घर, अब उस घर में काम करने वाली दासी कुटकारिका। कुट मतलब घर, तो उसमें काम करने वाली दासी का नाम कुटहारिका, रिलेटेड है। और कुट से पैदा होने वाले अगस्त्य मुनि का नाम कुटज। एक जरा गलत ढंग की दासी कुटनी भी कहलाती है। गलत ढंग की दासी की बात करें अगर हम लोग, गलत ढंग की मतलब जो चारों तरफ जाकर पंचायत करती है, तुम्हारे घर में काम करने आती है और तुम्हारे घर की सारी बातों को जानकर दूसरे के घरों में जाकर सुनाती है। तो ऐसे को क्या कहेंगे? कुटनी, है ना? कुटनी है वो। संस्कृत में उसकी गलतियों को थोड़ा अधिक मुखर बनाने के लिए उसे कुट्टनी कह दिया गया है। 2 बार ट, एक आधा ट और एक पूरा ट। संस्कृत में थोड़ा हाई लेवल का कुटनी को क्या कहते हैं? कुट्टनी, कुट्टनी कहा जाता है। मतलब जान लेना, जो इधर की बात उधर लगाए, जो झगड़ा लगाए, जो आपके घर की बात को, सीक्रेट्स को जाके दूसरे को बता दे, वो क्या कहनी चाहिए उसको? कुट्टनी। अगस्त्य मुनि भी नारद जी की तरह दासी के पुत्र थे क्या? तो अब थोड़ा समझ में आ रहा है कि अगस्त्य मुनि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी दासी के पुत्र थे? क्योंकि दासी कुट्टनी है या कुटनी है, कुटहारिका है, तो इसीलिए उससे पैदा होने वाले का नाम, अगस्त्य मुनि का नाम कुटज हो गया। घड़ा में से पैदा होने वाला, ये कौन सा तर्क है भाई? अल्लादीन के चिराग थोड़ी ना थे कि उस चिराग में से वो घिसा जाएगा और एक जिन्न निकल जाएगा बाहर, ऐसा तो था नहीं। ना मुनि कुटज के सिलसिले में, ना फूल कुटज के। समझ में नहीं आ रहा है लेखक को, निबंधकार को। कहते हैं घड़े से पैदा होने का तो कोई तुक नहीं है। जैसे मुनि कुटज के सिलसिले में अगर हम लोग बात करें, मुनि अगस्त्य मुनि कैसे वो घड़े में से पैदा हुए होंगे, और ये फूल का नाम कुटज कैसे पड़ गया? अब फूल का नाम कैसे कुटज पड़ा, इसके बारे में कहते हैं फूल गमले में होते अवश्य हैं। गमले में होते हैं, चलो अगर ये गमले में पैदा होने वाला फूल होता, तो इसका नाम हम लोग कुटज रख सकते थे। क्यों? क्योंकि गमला को कुट बोल सकते हो ना, मिट्टी का बना हुआ है, उसके अंदर मिट्टी भी है और उसमें पैदा हुआ है, तो इसका नाम कुटज रख लो। क्योंकि उसी घड़े में से पैदा होने वाले अगस्त्य मुनि का नाम कुटज है। लेकिन ये गमले में पैदा होने वाला फूल नहीं है भाई। कुटज तो जंगल का सैलानी है। सैलानी मतलब यात्री, रमण करने वाला, गमन करने वाला, जंगल में रहने का और गमन करने वाला है। उसे घड़े या गमले से क्या लेना देना? शब्द विचारोत्तेजक अवश्य है। विचारोत्तेजक 2 पार्ट में बाँट दें तो क्या हो जाएगा? विचार करने की उत्तेजना लाता है हमारे अंदर ये शब्द।
अगर इस शब्द के बारे में सोचें तो हमारे अंदर उत्तेजना पैदा होता है विचार की। विचार करो कैसे नाम पड़ा कुटज, विचार करो कहाँ से आया? मुझे तो इसी में संदेह है कि यह आर्य भाषाओं का शब्द है भी या नहीं। आचार्य प्रसाद कहते हैं कि जैसे हमारे पास लाखों-लाखों शब्द हैं हिंदी में, संस्कृत में और उन सारे शब्दों का स्रोत आर्य भाषा है। मुझे तो अब संदेह हो रहा है कि ये कुटज हमारे आर्य भाषा से अनुप्रेरित है भी या नहीं? उसी में से निकला है कि नहीं? एक भाषा शास्त्री किसी संस्कृत शब्द को एक से अधिक रूप में प्रचलित पाते थे तो तुरंत उसकी कुलीनता पर शक कर बैठते थे। अब अगर हम भाषा शास्त्रियों की बात करें, तो एक बात जान लीजिए आप लोग, जो भाषा के शास्त्र के ज्ञानी होते हैं, वो जब किसी संस्कृत शब्द को एक से अधिक रूप में पाते थे ना, जैसे मान लो कोई संस्कृत का शब्द है, अब वो इंग्लैंड में भी यूज़ हो रहा है, इमेजिन करो, या फिर वो फ्रांस में भी यूज़ हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी यूज़ हो रहा है, तो फिर ये भाषा शास्त्री लोग उस वर्ड के ऊपर डाउट करने लगते थे। क्यों? लग रहा है ये हमारे आर्य भाषा का देन नहीं है ये शब्द। इसीलिए तो विश्व के कोने-कोने में यूज़ हो रहा है, कई जगहों पे यूज़ हो रहा है। संस्कृत में कुटज रूप भी मिलता है और कुटच भी, कुटज, कुटच, ज और च डिफरेंस याद रखिएगा। मिलने के तो कूटज भी मिलता है, क पर बड़ा ऊ की मात्रा, ठीक है? कुटज, कुटच और कूटज ये भी मिलता है संस्कृत में। तो यह शब्द किस जाति का है? अगर हम बात करें, भाई तीनों ही शब्द संस्कृत में मिलते हैं। ये किस जाति का शब्द है? आर्य जाति का तो नहीं लगता है, लग नहीं रहा है कि आर्य जाति का है कुटज। सिल्वा लेवी कह गए हैं कि संस्कृत भाषा में फूलों, वृक्षों और खेत बागवानी के अधिकांश शब्द आग्नेय भाषा परिवार के हैं। एक बहुत बड़े ज्ञानी पंडित सिल्वान लेवी, उन्होंने कहा है कि संस्कृत भाषा में कई फूल, कई वृक्ष, खेती और बागवानी से संबंधित कुछ-कुछ शब्द आग्नेय भाषा परिवार के हैं। अब ये आग्नेय भाषा परिवार जैसे कोई स्पीशीज़ होता है ना, जैसे कोई वर्ड का फैमिली, आप लोग पढ़े होंगे एनिमल किस स्पीशीज़ का है, तो ऐसे वर्ड भी किस फैमिली का है। तो कुछ वर्ड्स आग्नेय परिवार के हैं। कुटज भी सॉरी मतलब संस्कृत के वो शब्द जो खेती-बाड़ी से रिलेटेड हैं, वृक्ष से रिलेटेड हैं, वो सब किससे हैं जुड़े हुए? आग्नेय परिवार। ये आग्नेय परिवार किसको बोलते हैं भई? तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज। ऑस्ट्रो एशियाटिक, ऑस्ट्रेलिया और एशिया में कॉमनली बोले जाने वाला लैंग्वेज को हम लोग ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज बोलते हैं। हिंदी में उसको बोलते हैं आग्नेय परिवार, उस भाषा को। इंग्लिश में बोलेंगे ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज। यह भी वहीं का तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये भी ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ है? हुँ? एशिया में भी बोला जा रहा है और ऑस्ट्रेलिया का भी है, हो सकता है। एक ज़माना था जब ऑस्ट्रेलिया और एशिया महाद्वीप मिले हुए थे। अब देखो बात कहाँ से कहाँ जा रही है। नाम का पता करते-करते लेखक यहाँ आ गए कि एक ज़माना था कि ऑस्ट्रेलिया और एशिया मिला हुआ था। कोई भयंकर प्राकृतिक विस्फोट हुआ, धमाका और ये दोनों अलग-अलग हो गए। बीच में समंदर आ गया बहुत बड़ा-सा। 19वीं शताब्दी के भाषा ज्ञानी पंडितों को यह देखकर आश्चर्य हुआ। 19वीं शताब्दी, भाई किसी चीज़ का खोज चल रहा होगा, लैंग्वेज में भी खोज चल रहा होगा। खोज करते-करते 1800 समथिंग में यानी 19th सेंचुरी में कुछ भाषा ज्ञानी लोगों को यह सुनकर पता करके आश्चर्य हुआ, हैरानी हुई कि ऑस्ट्रेलिया के दूर-दराज जंगलों में कुछ जातियों की भाषा एशिया में बसी हुई है, कुछ जातियों की भाषा से संबद्ध है। यानी कि इन भाषा ज्ञानियों को एक्सपेरिमेंट करके खोज किया, इन लोगों ने डिस्कवरी किया कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में बसी हुई कुछ जातियाँ हैं और उन आदिवासी जातियों की जो भाषा है, वो हमारे एशिया के कुछ जगहों पर बोले जाने वाली भाषाओं से मैच करता है। भारत की अनेक जातियाँ और भाषा एशिया में भारत है और हमारे भारत में भी वो भाषाएँ बोली जाती हैं, जिन भाषाओं का रिलेशन किससे है? ऑस्ट्रेलिया के दूर-दराज जंगलों में बसे हुए आदिवासियों की भाषा से रिलेटेड है।
अब जैसे हमारे भारतवर्ष में संथाल है, संथाल एक जाति है, मुंडा है, ये सब शामिल हैं। हमारे यहाँ इन जातियों में ये भाषाएं कॉमन है। ऑस्ट्रेलिया वाली भाषा, शुरू में इस भाषा का नाम ऑस्ट्रो एशियाटिक दिया गया था। दक्षिण पूर्व या अग्निकोण की भाषा होने के कारण, दक्षिण पूर्व मतलब साउथ ईस्ट, साउथ और पूरब दोनों को मिला के कोना है जहाँ पे ये भाषा पाया जाता है, इसीलिए इसको आग्नेय परिवार की भाषा बोलते हैं। साउथ ईस्ट जो कोण होता है, अग्नि कोण होता है। जब घर बनाते हैं तो वास्तुशास्त्र होता है, वास्तुशास्त्र का ध्यान रखते हैं। तो रसोई कहाँ रहनी चाहिए भाई? अग्नि कोण में होना चाहिए। पानी वानी का जगह कहाँ होना चाहिए? अग्नि कोण में होना चाहिए। इसीलिए आग्नेय परिवार इनको कहा जाता है, इन भाषाओं को। अब हम लोग भारतीय जनता के वर्ग विशेष को ध्यान में रखकर और पुराने साहित्य का स्मरण करके इसे कोल परिवार की भाषा कहने लगे हैं। अब हम लोग इसका क्या नाम देंगे भाई? हम लोग तो भारतवर्ष के लोग हैं, हम लोग तो ऑस्ट्रेलिया को ध्यान नहीं देंगे। हम लोग अपने लैंग्वेज, अपने भारत, अपने यहाँ के लोगों का ध्यान रखेंगे। तो चूंकि हमारे यहाँ के वर्ग को विशेष को ध्यान में रखकर, हमारे यहाँ के लोगों को, क्लास को ध्यान में रखकर और हमारा पुराना साहित्य को ध्यान में रखकर इसे हम लोग कोल परिवार की भाषा कहते हैं। कोल परिवार, जिसे ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोल भाषा, कोल परिवार की भाषा। पंडितों ने बताया है कि संस्कृत भाषा के अनेक शब्द जो अब भारतीय संस्कृति के अविच्छेद्य अंग बन गए हैं, इसी श्रेणी की भाषा के हैं। संस्कृत के भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो भारत में हमारे अविच्छेद्य अंग बन गए हैं। अविच्छेद मतलब उसको अब अलग नहीं किया जा सकता है। अभी जो मैं बोल रहा हूँ हिंदी, इस हिंदी में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो संस्कृत से आए हैं और अब वो अविच्छेद्य हैं, उनको हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। उनके बगैर हमारी हिंदी अधूरी है। हम लोग इन भाषाओं को कोल भाषा में ही रखते हैं, कोल भाषा के कैटेगरी में ही रखते हैं। इन शब्दों को जो संस्कृत से आया है, हमारे में मिक्स हो गया है। जैसे कमल शब्द है, कुडमल है, कुडमल का मतलब होता है कली, फूल की कली। तंबू है, तंबू मतलब शंख, शंख बजाने वाला। कंबल है, कंबल जानती हो? तांबुल है, तांबुल यानी पान। ये शब्द ऐसे ही बताए जाते हैं। पेड़ पौधे, खेतों के उपकरणों और औजारों, उपकरणों मतलब खेती-बाड़ी में जैसे काम आता है, हल हो गया, फाल हो गया। औजार, हथियार, खेतों में काम करने वाले उपकरण, इन चीजों का नाम, ये सब भी इसी कैटेगरी में आता है, कोल परिवार में। कूटज भी हो तो क्या आश्चर्य। अब राइटर एक निष्कर्ष पे आ गया कि इतने सारे शब्द अगर हमारे कोल परिवार में हैं, न जाने कब से चलते आ रहे हैं और हमारी भाषा का अविच्छेद्य अंग बन गए हैं, तो हो सकता है कि कूटज भी इसी कैटेगरी का हो, क्योंकि बहुत सारा प्लांट से रिलेटेड, पेड़ पौधा से रिलेटेड वर्ड हम लोगों को कहाँ से मिला है? बाहर से। तो कूटज भी वहीं से मिला होगा, कूटज भी तो प्लांट है। संस्कृत भाषा ने शब्दों के संग्रह में कभी छूट नहीं मानी। संस्कृत भाषा जो है ना, उसका दिल बहुत बड़ा है, सबको वेलकम करता है। कहीं से जो आता है उसको वेलकम कर लेता है। आओ तुम भी वेलकम लो, तुम्हें भी हम अपने अंदर ले ले रहे हैं, समा ले रहे हैं, तुम भी मेरे अंश बन जाओ, आओ। संस्कृत ने सबको अपने अंदर मिक्स कर लिया है। न जाने किस किस नस्ल के कितने शब्द उसमें आकर अपने बन गए। किसके? संस्कृत के। पंडित लोग उसकी छानबीन करके हैरान होते हैं। संस्कृत सर्वग्रासी भाषा है। सर्वग्रासी मतलब सभी को एक्सेप्ट कर लेने वाली, सभी को स्वागत करने वाली भाषा है संस्कृत। पॉज करो, ऊपर, रेड के ऊपर। हाँ, एकदम ठीक 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 जा रही है। ये जो मेरे सामने कुटज का लहराता पौधा खड़ा है, मेरे सामने कुटज का पौधा लहरा रहा है, खड़ा है, वह नाम और रूप दोनों में अपनी अपराजेय जीवनी शक्ति की घोषणा कर रहा है। ये जो वृक्ष है ना, देखो, देख कर क्या लग रहा है? अपराजेय है, इसको कोई हरा नहीं सकता, पराजित नहीं कर सकता। जीवनी शक्ति कितनी इसके अंदर भरपूर है, इसकी घोषणा कर रहा है, दर्शा रहा है, दिखा रहा है। इसलिए यह इतना आकर्षक है। यानी कि लेखक का कहने का तात्पर्य क्या है? बाहरी ब्यूटी और अंदरूनी ब्यूटी, बाहर वाला ब्यूटी बनाने से कोई लाभ नहीं है। अंदरूनी ब्यूटी क्या होती है? मुस्कान। कोई भी चेहरा कैसा भी हो, बहुत खूबसूरत दिखता है अगर वो मुस्कुराता है तो। ये वृक्ष देखो कैसे मुस्कुरा रहे हैं, जीवन जीने की शक्ति इनके अंदर भरपूर है।
हरा नहीं सकते कोई इसको, इसीलिए इतने आकर्षक हैं। नाम है कि हजारों वर्षों से जीता चला आ रहा है। और क्या नाम है, कुटज। हजारों वर्षों से संस्कृत के काव्यों में इसका नाम है, हजारों वर्षों से जीता चला आ रहा है। कितने नाम आए और गए, कुटज आज भी है। दुनिया उनको भूल गई जो आए और गए, वे दुनिया को भूल गए, मगर कुटज है कि संस्कृत की निरंतर स्फीयमान शब्द राशि में जो जम के बैठा सो बैठा ही है। कुटज संस्कृत के उस शब्दकोश में जो जम के बैठा है वो बैठा ही है। उस लिस्ट में, शब्दों के लिस्ट में आज भी कुटज है, 1000 साल पहले भी कुटज था। कितने नाम आए और गए। और रूप की तो बात ही क्या है, बलिहारी है। बलिहारी मतलब न्यौछावर है, कुर्बान है। इस मादक शोभा की, इस शोभा के ऊपर कुर्बान है, फिदा है। हजारों हजारों लोग फिदा है। चारों ओर कुपित यमराज के दारुण निश्वास के समान धधकती लू में यह हरा भी है और भरा भी है। चारों तरफ खतरनाक जानलेवा यमराज के दारुण, यानी यमराज के दूत चारों तरफ फैले हुए हैं। कौन है वो यमराज के दूत? गर्म हवाएं, गर्मी, एक बूंद पानी नहीं, काला चट्टान, रेत, भयानक भयानक जीव जंतु, पहाड़ी का चोटी। ये सब लोग वो लोग हैं जो किसी का भी जान ले लें। और उन लोगों के, यमराजों के बीच में हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। हरा भी है और भरा भी है। दुर्जन के चित्त से भी अधिक कठोर पाषाण की कारा में रुद्ध अज्ञात जल स्रोत से बरबस रस खींचकर सरस बना हुआ है। इस पत्थर के अंदर से अपना रस खींच ले रहा है और खींचकर सरस बना हुआ है। सरस रस के साथ बना हुआ है। एक बूंद पानी नहीं है, न जाने कहां से, किस स्रोत से खींच रहा है पानी। और मूर्ख के मस्तिष्क से भी अधिक सूने गिरी कांतार में भी ऐसी मस्त बना है। ईर्ष्या होती है। मूर्ख के मस्तिष्क से भी अधिक सूना। मूर्ख का जो दिमाग होता है वो एकदम सन्नाटा होता है, सुन्न। पढ़ाओ लिखाओ, उसका माथा सन्नाटा होता है, खाली देख रहा होता है। और मूर्ख होता है, मूर्खाधिराज। तो उससे तुलना किया गया है किसका? पहाड़ों के ऊपर के परिवेश का। पहाड़ के ऊपर का परिवेश कैसा होता है? मूर्ख के दिमाग से भी सन्नाटा भरा हुआ है। ऐसी जगह पे रह के क्या मस्त खड़ा है, देख के ईर्ष्या होती है, जेलस होता है दिल में। इतनी कठोर जीवनी शक्ति है, प्राण ही प्राण को पुलकित करता है। जीवनी शक्ति इसकी कितनी कठोर है। जीवनी शक्ति मतलब जीवन जीने की शक्ति सब में इतनी कठोर है। हम लोग तो जीते जी भी मरे हुए हैं, रोज मरने की बातें करते हैं। उसको देखो कितनी जीवनी शक्ति है। जीवन ही जीवन को जीवन देता है ना। लोग कहते हैं ना, जैसे लोहा लोहा को काटता है। जिसके अंदर खुद जीवन रहेगा, जीवन जीने की इच्छा रहेगी, वही दूसरे को जीवन जीने के बारे में सिखा सकता है। जो खुद हंसता है वो वही दूसरे को हंसा सकता है। तो रोंदू सा चेहरा लिए हुए वो किसी को हंसाएगा? कभी नहीं। दूर पर्वत राज हिमालय की हिमाच्छादित चोटियां हैं, वहीं कहीं भगवान महादेव समाधि लगाकर बैठे होंगे। नीचे सपाट पथरीली जमीन का मैदान, कहीं कहीं पर्वत नंदिनी सरिताएं आगे बढ़ने का रास्ता खोज रही होंगी। बीच में यह चट्टानों की ऊबड़ खाबड़ जटा भूमि है। ये डिस्क्रिप्शन है वहां का। वो देखो दूर हिमालय, हिमाच्छादित, हिम से भरी हुई चोटियां, वहीं कहीं महादेव समाधि लगाकर बैठे होंगे। कल्पना कर लो, तांडव मचा रहे होंगे किसी बर्फ, किसी शिला, बर्फ के शिला के ऊपर समाधि बना के बैठे होंगे। और उसी हिमालय के नीचे सपाट पथरीली जमीन, हिमालय के नीचे यानी हिमालय के पाद देश, वहां पथरीली जमीन, उस जमीन पर कहीं कहीं पर्वत नंदिनी सरिताएं, पर्वत की बेटी नदियां, यानी पर्वत से पैदा होने वाली नदियां, पर्वत नंदिनी सरिताएं आगे बढ़ने का रास्ता खोज रही होंगी। जब सरिता है, नदी है, तो अपना रास्ता खोज रही होगी कैसे आगे बढ़े। और बीच में यह चट्टान की ऊबड़ खाबड़ जटा भूमि है, जहां कुटज है, सूखी है, नीरस है, कठोर है। यहीं आसन मार कर बैठे हैं मेरे चिर परिचित दोस्त कुटज। जैसे हिमालय पर शिवजी बैठे हैं, वैसे हिमालय के तलवे में कुटज बैठा है, इस बीहड़ में, इस बेजान रूखे से चट्टानों में। एक बार अपने झबरीले मूर्धा को हिलाकर समाधिनिष्ठ महादेव को पुष्पस्तबक का उपहार चढ़ा देते हैं।
बीच-बीच में ये लोग अपना झबरीला, झबरीला मतलब झबराया हुआ, जिसका बहुत सारा हेयर होता है, झबरीला मुर्धा, मुर्धा यानी सिर को हिलाकर समाधिनिष्ठ महादेव को, समाधिनिष्ठ मतलब समाधि में बैठे हुए, समाधि में बैठे हुए महादेव को पुष्पस्तबक, पुष्पस्तबक मतलब फूलों का गिफ्ट करके, फूल का चढ़ावा दे करके ये लोग भी अपना सिर हिला देते हैं। कौन? कोटक जी। और एक बार नीचे की ओर अपनी पाताल भेदी जड़ों को दबाकर, और नीचे की ओर इनकी जो जड़ें हैं ना, पाताल भेदी, न जाने इनकी जड़ें कितनी नीचे तक गई हुई हैं, पाताल भेद दी होंगी, तभी तो नीचे से पानी टान रही है, इतना ऊपर तक, पत्थर से तो पानी निकलेगा नहीं। गिरि नंदिनी सरिताओं, गिरि नंदिनी मतलब गिरि मतलब पहाड़, नंदिनी मतलब बेटी, पहाड़ों की बेटी नदियाँ, पहाड़ों से पैदा होने वाली नदियाँ, तो संकेत से बता देते हैं कि रस का स्रोत कहाँ है, और ये बता देती हैं, ढूँढ लेती हैं रस का स्रोत। जीना चाहते हो? और कहती हैं ये, क्या कहती हैं लोगों को? शिक्षा देती हैं, पूछती हैं क्वेश्चन, मौसमी तुमसे भी पूछती हैं, फुटेज, जीना चाहती हो? कठोर पाषाण को भेद कर, बोलो, कठोर पाषाण को तुम भी भेद सकते हो? अगर जीना है तो ऐसे जीना पड़ेगा। पाताल की छाती चीर कर अपना भोग्य संग्रह करो। बायोलॉजी में एक तो पढ़े होगे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, इस जिंदगी में जीना है तो बाई हुक और बाई क्रुक कैसे भी रह के अपना भोग्य हासिल करना है, अपना हिस्सा छीन लेना है। जो ऐसा कर पाएगा वही जीतेगा। कठोर पाषाण को भेद कर, पाताल की छाती चीर कर अपना भोग्य संग्रह करो। भोग्य यहाँ तात्पर्य क्या है? जीवन जीने के लिए जो आवश्यक उपकरण है वो ले लो, टांग लो, निकालो, पैदा करो, अपनी खुशियां छीन लो संसार से। वायुमंडल को चूस लो पूरा एकदम, झंझा तूफान को रगड़ कर, तूफान को भी रगड़ डालो एकदम, तूफान के सामने खड़ा होकर डट कर अपना प्राप्य वसूल लो, जो जरूरी चीजें हैं उसको खींच लो, आकाश को चूस कर, अवकाश की लहरों में झूम कर उल्लास खींच लो। कहने का मतलब कि फुटेज जो जो करता है वो सारे काम तुम भी कर लो। जीवन जीने के लिए, खुश रहने के लिए, मुस्कुराने के लिए, हंसने के लिए, आनंदित रहने के लिए जो करना पड़े वो कर लो, यही फुटेज उपदेश देता है।